नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज किसानों का दिल्ली कूच होने वाला है। कृषि कानून के विरोध में एक बार फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और जंतर मंतर पर बताया जा रहा है कि हर रोज 200 किसान जुटने वाले हैं और आज से 9 अगस्त तक हर रोज जंतर मंतर पर ये किसान जुटेंगे और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये धरना देंगे। सिंघू बॉर्डर के जंतर मंतर जाएंगे अब किसान। बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। आज से किसान एक बार फिर से दिल्ली में कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन देने वाले हैं और इस बार वो जंतर मंतर को अपना सेंटर पॉइंट बनाने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हर रोज 200 किसान जंतर मंतर पर जुटेंगे और आज से 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और सिंघू बॉर्डर में जो किसान जुटे हुए थे वो सभी किसान जंतर मंतर की तरफ अब आज से रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित सीएम हाउस के कई विभागों की वर्चुअल बैठक लेंगे। वो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कलमा बैराज के प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि बांटेंगे और इसके बाद दोपहर 12 से राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह साल 2020 में शामिल होंगे। इसके बाद अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 3 बजे अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद शाम करीब 5:30 बजे ललित सुरजन की 75वीं जयंती पर वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल की, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कई कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बीज कृषि विकास के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही खास वेबसाइट का भी वो लोकार्पण करने वाले हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जो पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है उसमें भी वो शिरकत करेंगे। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, लगातार पेगासस मामले में सियासत जारी है और आज इस मामले को लेकर कांग्रेस पैदल मार्च निकालने वाली है। राजीव भवन से राजभवन तक कांग्रेस मार्च करेगी। दोपहर 1 बजे राजीव भवन से इस मार्च की शुरुआत होगी और इस पैदल मार्च में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे और मामले को गंभीरता से जांच करने के लिए ये मांग रखी जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PCC चीफ मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार को घेरा था पेगासस फोन टेपिंग मामले में और अब आज राजीव भवन से राजभवन तक कांग्रेस पैदल मार्च करने वाली है। दोपहर 1 बजे से इस पैदल मार्च की शुरुआत होगी और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस मार्च में शामिल हो सकते हैं। उच्च स्तरीय जांच कराई जाए इस पूरे मामले की, यही मांग रखी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें, रणनीति के तहत देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस कुछ इसी तरह की रणनीति बना रही है और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी इस तरह के पैदल मार्च करके इस पूरे मामले की जांच करने की मांग रखी जा रही है। और चलिए अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। हमारे साथ भोपाल से शिखिल जुड़े हैं और इसी के साथ रायपुर से हमारे साथ स्टार जुड़े हुए हैं। स्टार, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुख्य रूप से देखा जाए तो लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे वापस उनका शुरू हुआ है, कल भी वो बेमेतरा तरफ गए थे और आज भी उनका जो दौरा है जांजगीर चांपा जिले में दौरा तो नहीं है लेकिन किसानों को वहां पर जो है ऑनलाइन वो सौगात देंगे। ये एक बड़ी राहत की बात रहेगी किसानों के, लगातार जिस प्रकार से वो मांग करते आ रहे थे उनकी समस्याओं को लेकर। इसके अलावा बता दूं आपको कि राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक शिक्षक सम्मान समारोह आयोजन किया गया है, उसमें वो शामिल होंगे और उसमें ये जो प्रदेश के गुणवत्ता युक्त जो शिक्षक है जिन्होंने परफॉर्मेंस बेस पे काम किया है उनका वहाँ पे सम्मान किया जाएगा और ये एक पॉजिटिव बात रही। इसके अलावा बात करें तो पेगासस मामले को लेकर जो है कांग्रेस लगातार हमलावर होते आ रही है, केंद्र सरकार पर तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और उसी को लेकर आज कांग्रेस का जो है पैदल मार्च रहेगा। राजीव भवन से वो राजभवन के लिए पैदल मार्च निकलेंगे
इसके अलावा भारतीय जनता महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो आज कवासी लकमा जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके अनर्गल बयानबाजी को लेकर आज पैदल मार्च करेंगी और उनके बंगले तक जाकर उनको चूड़ी भेंट करेंगी विरोध के रूप में। तो एक प्रकार से जहां सम्मान समारोह और सौगात की बात रहेगी वहां पर दिन भर उसके अलावा कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी में भी जो धरना प्रदर्शन है अलग अलग मुद्दों को लेकर वो भी रहेगा। तो राजनीतिक रूप से भी लगातार जो अपडेट आएंगे वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। जी ठीक है स्टार, आप हमारे साथ बने रहिए। भोपाल से हमारे साथ शिखिल भी जुड़े हुए। शिखिल, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है? बड़ी सियासी हलचल और दूसरी आम खबरें। मध्य प्रदेश में सियासी हलचलों की बात यहां पर की जाए तो आज कांग्रेस की मैराथन का चौथा और अंतिम दिन है। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बैठक यहां पर लेंगे। बीते 3 दिनों से यह बैठकों का दौर यहां पर जारी है। नगरीय निकाय चुनावों से लेकर उपचुनाव और इसके अलावा तमाम ऐसे मामले जिन्हें सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है उसे लेकर विचार मंथन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि आज की बैठक में जो आगामी रणनीति है, किस प्रकार से सरकार को किन मुद्दों पर यहां पर घेरना है, फिर बात बढ़ते अपराधों की हो, आदिवासियों और SC ST जो वर्ग है उनकी सुरक्षा की हो, और इसके बाद जो महंगाई की हो, इन तमाम मांगों समस्याओं और मुद्दों को लेकर आज जो है वो बैठक यहां पर की जाएगी। रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर कांग्रेस का अगला स्टेप जो है वो आखिर क्या यहां पर होगा। इसके अलावा देखा यहां पर जाए तो मध्य प्रदेश में कल से वैक्सीनेशन की शुरुआत यहां पर हो रही है, लेकिन ये वैक्सीनेशन सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए यहां पर होगा और इसे देखते हुए एक खास बैठक यहां पर की गई है, बड़ी बैठक यहां पर की गई है। इसमें पूरे PS से लेकर जितने भी स्वास्थ्य महकमे के तमाम जिलों में और ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी हैं उनकी एक जो है ऑनलाइन बैठक यहां पर की जाएगी। रणनीति जो है वो यहां पर पहले से तैयार की जा चुकी है, व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाएं यहां पर की जानी है। वहीं अगर देखा जाए तो आज से पंचायत कर्मचारियों की अगर बात यहां पर की जाए तो उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल का पहला दिन आज से है। आज मध्य प्रदेश के करीब 52,000 गांवों की बात यहां पर की जाए और 312 जनपदों की बात की जाए तो यहां आज कामकाज ठप्प रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बीते 8 जुलाई को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तमाम कर्मचारी और अधिकारियों के संयुक्त मोर्चा ने यहां पर एक चेतावनी दी थी कि वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, पदोन्नति और इसके अलावा केंद्र के समान दिए जाने वाले महंगाई भत्ते का जो समायोजन है वो यहां पर किया जाए। लेकिन इन तमाम मांगों पर अभी फिलहाल सरकार का रुख साफ नहीं हुआ है और इसी के चलते आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल यहां पर जारी होगी। इतना ही नहीं बल्कि खासी दिक्कतें जो हैं वो आज ग्रामीण क्षेत्रों में और साथ ही साथ जनपद और जिला पंचायत कार्यालयों में लोगों को भुगतनी यहां पर होगी। वहीं अगर दूसरी ओर प्रशासनिक हलचलों की बात यहां पर की जाए तो वन विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर है। जिस प्रकार से वन विभाग ने एक नई मुहिम यहां पर शुरू की है। बिल्कुल शिखिल, समझा जा सकता है कि प्रशासनिक खबरों की बात हो या फिर सियासी खबरों की बात हो और इसके साथ ही आम खबरें आज दिन भर मध्य प्रदेश की हलचल बढ़ाने वाली है। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो केंद्र सरकार के ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान की आंच दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस बात को स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राज्यसभा में कोरोना की दूसरी लहर के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि देश में ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने जो जानकारी भेजी है वो कहा है कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई कांग्रेस की जो सरकार है। तो अब जब दिल्ली में ये जानकारी पहुंचेगी तो दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग वही जानकारी देगा, स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया है। इसलिए उस पर भी इस तरह की बात करना या ट्वीट इस तरह की करना जो हल्के स्तर के हो, ठीक। मध्य प्रदेश में कितनों की मौतें ऑक्सीजन के कारण, और ये राज्यसभा में बयान दे रहे हैं कि देश में एक मौत नहीं हुई। जो हिटलर की वो था प्रचार मंत्री गोवेंस, उसका कहना था कि एक झूठ को 1000 बार बोलिए तो सच लोग समझ लेते हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा इस प्रकार का ट्रेंड किया जाता है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए रात और दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उपलब्धता कराई है।
बाहर से जो अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन लाती थी टैंकरों के द्वारा, हम लोगों ने रेलवे मार्ग के द्वारा और टैंकरों को हवाई मार्ग से भी खाली टैंकरों को भेजकर ऑक्सीजन की हमने मध्य प्रदेश में उपलब्धता कराई है। तो केंद्र सरकार के ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ ही सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। दुर्भाग्यजनक बात है, जब लोकसभा में प्रश्न आते हैं तो हर राज्य से जानकारी मांगी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहा गया कि कोई भी हॉस्पिटल यदि ऑक्सीजन की कमी यदि अपने यहाँ बोर्ड भी टांग दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो कौन टांगेगा? और पूरा देश जानता है कि दिल्ली में क्या हुआ, लोग तड़प तड़प के कैसे लोगों ने जान दी। एक महिला अपने पति किस प्रकार से मुंह में ऑक्सीजन देने की कोशिश की। क्या जानकारियां थी, क्या सोर्स थे जानकारी के, ये वही बता पाएंगे। जो मैंने हल्का सा एक जगह ट्वीट देखा था, उनका ये कहना था राज्यों से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे हमने ये बयान दिया है। ये कम से कम उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, वरना लगता था कि सभी चीज़ पे कब्जा होना है। तो अच्छा सब उधर और जो कमज़ोर है वो सब राज्यों का। चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं हैं। और अब बात करेंगे पेगासस मामले की। मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर कोहराम मचा हुआ है। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी मामले में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी, तो वहीं बीजेपी सारे आरोपों को खारिज करने में लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि इस जाल में सरकार के सभी आलोचकों को डाला गया है। यदि भारत सरकार ने नहीं खरीदा तो आखिर इसे खरीदा किसने है? ऐसा किसी देश में नहीं हुआ जहां सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस की जासूसी हुई हो। शिवराज जी मोदी जी से पूछकर विधानसभा में एफिडेविट दे दे कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के आरोप देश के अंदर देश के खिलाफ है। जिनकी विदेशी फंडिंग हुई वो इस तरह गुमराह कर रहे हैं। पेगासस का जो मामला है ये अगले 15 दिन में और उजागर होगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था या मोदी जी की सुरक्षा के लिए खरीदा गया था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा माने मोदी सुरक्षा? इज नेशनल सिक्योरिटी, डज इट मीन मोदी सिक्योरिटी? दुनिया के अंदर भारत को कैसे बदनाम करना, नेतृत्व को कैसे बदनाम करना, ये संभव नहीं होगा। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो या कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह हो, इनका काम केवल झूठ बोल करके, गुमराह करके देश के अंदर अपने आप को बनाए रखने का जो प्रयास है वो देश की जनता इनको बेहतर जानती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा है कि कोई भी अगर जबरिया ऐसा काम कराएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे घोटुल हो या फिर देवगुड़ी, उसके लिए सरकार काम कर रही है। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के प्रदर्शनों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के नेता पहले अपना घर बचा ले। उन्होंने कहा भाजपा को पूर्व मुख्यमंत्री पर भी विश्वास नहीं है। भाजपा आलाकमान रमन सिंह को हाशिए पर डाल चुके हैं। वहीं लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि लेमरू 1995 वर्ग किलोमीटर को लेकर कैबिनेट में फैसला हुआ है। सभी लोगों की इच्छा के अनुरूप ये फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ने किसान मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी जमकर घेरा। देखिए, जहां तक के धर्मांतरण की बात है, धर्मांतरण में मध्य प्रदेश के समय से ही उसके लिए कानून बने हुए हैं। कोई जबरिया धर्मांतरण कराएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि एक भी प्रकरण हो तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जानकारी दे, 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे थे, 4 चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा गया और अब वो कह रही हैं कि उसके बिना नेतृत्व के चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब रमन सिंह जी को हाशिए में डाल दिया। एक तरफ हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सोनेवाल जी जैसे केंद्र में मंत्री बने, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री, तो रमन सिंह को भी मौका मिलेगा, वहाँ नहीं मिला। और जहाँ तक लेमरू की बात है, 1995 वर्ग किलोमीटर जो है
उसके लिए कल कैबिनेट में फैसला हुआ है और जो सब लोगों की इच्छा के अनुरूप हुआ है। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी वार पलटवार जारी है। सरकार पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण की शिकायत मिलने के बाद भी केस दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। अकेले बस्तर में ही 20 से ज्यादा प्रदर्शन हो चुके हैं। आखिर क्यों सुकमा के एसपी को इस मामले में पत्र लिखना पड़ा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि कोई भी जबरिया धर्मांतरण कराएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इस बात को लेकर के यहाँ के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री ने खुद पत्र लिखा है कि उसकी जांच होनी चाहिए। वास्तविक में पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से धर्मांतरण का मामला चल रहा है, इसके पीछे जो छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति है, सभ्यता है, कहीं न कहीं उसको खंडित करने का प्रयास हो रहा है। जरा मैं तो मुख्यमंत्री और इस सरकार से ही पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अभी कितनी घटनाओं की रिपोर्ट हुई है। धर्मांतरण के मामलों को लेकर जुर्म दर्ज नहीं किया जा रहा है। 20 से ज्यादा प्रदर्शन तो सिर्फ बस्तर में हो चुके हैं। धर्मांतरण में मध्यप्रदेश के समय से ही उसके लिए कानून बने हुए हैं। कोई जबरिया धर्मांतरण कराएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि एक भी प्रकरण हो तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे, तो जानकारी दें। छत्तीसगढ़ में पंचायत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए बीएड, डीएड और अब टेट क्लियर करना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना इन पाठ्यक्रम के अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। अब इस वजह से शिक्षकों के परिजनों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता विनय वर्मा ने। मौसम विज्ञान विभाग ने 2 दिनों तक लगातार बारिश होने की शंका जताई है। ऐसे में कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे बैठे हैं। ये एरिया है, देखिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इसमें महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं। बात इनकी इतनी सी है कि ये सरकार से अनुकंपा नियुक्ति चाह रही हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करती, ये इसी धरना स्थल पे बैठी रहेंगी। कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्यों बैठी हैं आप लोग, क्या कहना है आप लोग का? हम लोग अपने बच्चे को छोड़ कर आए, 2 साल के बच्चे को छोड़ कर आई हूँ मैं। और बच्चे को मैं क्या कर सकती हूँ, पालन पोषण क्या कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ खेत नहीं है, ना कुछ खाए करने की देह भी नहीं है, मेरे पास शक्ति भी नहीं है। सरकार जिसे मांग रहे हैं और हमारी योग्यता के अनुसार हमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अनुकंपा नियुक्ति मांग रही है। सरकार ने तो घोषणा की है कि आप लोग को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। समस्त विभागों से आवेदन मंगा रहे हैं, फिर क्यों बैठी यहाँ पर? सर, हम लोगों का संविलियन नहीं हुआ था। हम लोग 2018 के पहले दिवंगत पंचायत शिक्षक के आश्रित हैं, जो आज यहाँ पर बूढ़ा तालाब में इस स्थिति में बैठे हुए हैं। हम सिर्फ निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, जिस तरह से आपने दिवंगत लोकल बॉडी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है, नियमों को शिथिल करके, वैसे ही दिवंगत पंचायत शिक्षक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करे। संविलियन दिन का आदेश जारी हो चुका है, देर सवेर आदेश हो जाएगा, फिर क्यों आप लोग बैठे हैं यहाँ पर? अभी तक तो नहीं किए हैं, वादा बस करते हैं सरकार, और अभी तक कोई भी ये नहीं आया है हमारे पास। ना जॉइनिंग लेटर आया है, ना नियुक्ति लेटर आया है, नहीं कुछ। हाँ, करेंगे बस बोलते रहते हैं उन। डीएड बीएड के क्या आप लोग बता रहे थे कि आप लोग को डीएड बीएड के लिए अब कहा जा रहा है, तो कैसे क्यों नहीं कर पा रही हैं आप लोग? स्थिति नहीं है हमारा उतना, रहने को तो छत नहीं है, खाने को तो दाना कुछ नहीं है, तो कहाँ से हम पढ़ा पाए बच्चे को, बताओ। हमारे पढ़ाने के लिए हमारे पास 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो जा रहे हैं हम लोग। किराया पे रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे सब भाई बहन बेटी बेटा को दे दे नौकरी, बस इतना ही हमको प्रार्थना है। डीएड बीएड इनको कहा जा रहा है कि आप डीएड बीएड कीजिए, फिर ही आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन इनके पास स्थिति नहीं है कि डीएड बीएड ये कर सकें, और इतने समय भी नहीं है इनके पास में। ऐसे में सरकार को आगे आकर के इनकी जो पीड़ा है उसको समझना चाहिए और इनको अनुकंपा नियुक्ति दे देनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमें नियमों में शिथिलता दें, जिससे हमें राहत मिले। कैमरामैन संजीव शुक्ला के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर।
नीमच के हासपुर सेमली गांव में तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम छा गया है। दरअसल दोनों बहनें भाई के साथ खेलते हुए तालाब में नहाने गई और डूबने से उनकी मौत हो गई, जिसकी जानकारी छोटे भाई ने खेत पर पहुंचकर अपने परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चियों को तालाब से खोज निकाला। मरने वाली बहनों की उम्र 10 साल और 13 साल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले में एक युवक की फेसबुक आईडी हैक कर युवती को अश्लील पोस्ट भेज दी गई। इस बात से युवक इतना परेशान हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। घटना मगरलोड इलाके के बोरसी गांव की है, जहां रहने वाले तेज प्रकाश भक्ता नाम का युवक शराब दुकान में काम करता था। उसकी फेसबुक आईडी किसी ने हैक कर ली और फिर उसी की आईडी से किसी युवती को कई अश्लील पोस्ट टैग कर दिए। इस घटना से तेज प्रकाश काफी परेशान था और उसने 20 जुलाई को खुदकुशी कर ली। मौत से पहले उसने व्हाट्सएप स्टेटस में सुसाइड नोट भी डाला था। युवक ने लिखा था कि दोस्तों, मैंने पोस्ट नहीं किया था, मुझे माफ करना। साथ ही ये भी लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि परिवार के लोग परेशान हो, मैं एक दिन जरूर आऊंगा। पुलिस ने मामला सामने आने पर मर्ग कायम किया और जांच शुरू कर दी गई है। रायपुर के छेरीखेड़ी में पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर आरोपी शव को मारवाड़ी शमशान घाट में जला रहे थे। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने जले शव को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, आरोपी टीकाराम साहू, वेदकरण साहू मरवाड़ी शमशान घाट में एक शव के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। आरोपी शव को एक बोरी में भरकर ले जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने आरोपियों से पूछताछ की। शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। शव की पहचान छेरीखेड़ी के कमलेश साहू के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने बरसात की तमाम मुश्किलों के बाद भी नक्सलियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा हुआ है। बस्तर के दंतेवाड़ा से एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिसमें जवान बरसात में उफनते नदी और नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर एकटे कल्याण इलाके की है, जहां एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकले जवानों को रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर किरंदुल के अरनपुर इलाके की है। डीआरजी के जवानों ने अरनपुर इलाके के 2 अलग अलग जगहों में नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। ककाड़ी और पोरदम में नक्सलियों ने मारे गए नक्सलियों की याद में करीब 15 से 20 फीट ऊंचा स्मारक बना रखा था, जिसे 2 घंटे से भी ज्यादा समय में जवानों ने ध्वस्त कर दिया। एसपी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि स्मारक नक्सलियों के केंद्रीय समिति सदस्य रमन्ना, डिवीजन कमांडर सोनाधर, एरिया कमांडर मंगली और एरिया कमांडर छोटा देवा की स्मृति में बनाए गए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।